इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितने फार्मूले की ज़रूरत है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन 1, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक टेबल रखा हुआ है फ्लोर पे, उस पर F फोर्स लगाते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाती है। How much is the frictional force exerted by the floor on the table? फ्लोर जो है टेबल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है ये आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए ये फ्लोर है, इस पे एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है। इस पे F फोर्स अप्लाई होता है। जब F फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। जब आप फ्लोर पे आप F फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये फ्लोर जो है इस टेबल पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको स्मॉल f कहते हैं। अब इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? F माइनस F, तो लिखिए यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल्स टू F माइनस F। तो ये F माइनस F क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो लिखिए F माइनस F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि जब F फोर्स लगाया गया तो ये जो टेबल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर गया। जब A 0 हो गया तो ये F माइनस F क्या हो गया? M इंटू 0 0, F माइनस F है। ये F को उधर भेज दीजिए तो ये क्या हो गया? F इक्वल्स टू F। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल इज इक्वल टू F बट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि कोई बॉल है, ये फ्लोर है, और कोई बॉल जो है इस पे मूव कर रही है, ठीक है। कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। पहला ऑप्शन है इफ़ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए जब इस बॉल पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो इसकी स्पीड तो सेम रहेगी, तो इसमें आंसर होगा सेम। सेकेंड, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। कह रहा है कि अभी इस मोशन, जिस डायरेक्शन में ये मोशन है उस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जा रहा है, नेट फोर्स, ठीक है। द if a net force is applied on the ball in the direction of its motion, the magnitude of the velocity of the ball will remain the same, increase or decrease। देखिए बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स भी हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, तो इसका ऑप्शन हो गया इंक्रीज। थर्ड, if a net force is applied on the ball in the direction opposite to the direction of its motion। अब जो नेट फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इधर लगा रहे हैं। तो देखिए बॉल इधर मूव कर रहा है, नेट फोर्स इधर लगा रहे हैं, डायरेक्शन क्या, स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। इस केस में डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks P and Q on a smooth horizontal surface are shown in figure 6.36a and 6.36b। ये ब्लॉक P है, ये ब्लॉक Q है। Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite direction on block P। ब्लॉक P पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में।
वाइल ब्लॉक Q इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन ये ब्लॉक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स भी जीरो है। अब आते हैं ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है P experiences a net force and Q does not experience a net force। P पे नेट फोर्स लग रहा है कि हाँ लग रहा है। नेट फोर्स क्या है इस केस में, नेट फोर्स 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, 5 इधर लग रहा है 4 इधर लग रहा है, मतलब कि 1 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। P experiences a net force, ठीक है, एंड Q does not experience a net force। क्लियर है, P पे लग रहा है 1 न्यूटन का नेट फोर्स, Q पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये ट्रू है, मतलब या फिर ये करेक्ट है, इसको मैं सी लिख रहा हूँ, पहला ऑप्शन। P डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स तो है, तो ये इनकरेक्ट है। बोथ P एंड Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, नहीं, Q पे कोई नेट फोर्स नहीं है, गलत हो गया। फोर्थ, नाइदर P नॉर Q एक्सपीरियंस नॉट फोर्स, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, P पे नेट फोर्स लग रहा है, Q पे नहीं लग रहा है क्योंकि Q कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस, ये केरला में एक रेस होता है जिसको वैल्यूम कैली कहते हैं केरला में। 100 ओर्समैन, मतलब 100 जो बोट चलाता है, 100 ओर्समैन आर रोइंग अ बोट टुगेदर। 100 ओर्समैन उस बोट को चला रहे हैं। Out of this 95 row backwards to propel the boat forward। 95 ओर्समैन जो हैं उस बोट को फॉरवर्ड के डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, बट बाय मिस्टेक 5 ओर्समैन रो इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन गलती से 5 ओर्समैन जो हैं, 5 बोटमैन जो हैं, वो उस बोट को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ ईच ओर्समैन अप्लाइज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, जितने ओर्समैन हैं वो सारे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट, तो कह रहा है कि स्नेक बोट पे नेट फोर्स क्या लगेगा। देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये स्नेक बोट है, ठीक है, ये बोट है, इधर कहीं पानी है, तो 95 ओर्समैन जो हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। 95 ओर्समैन, ओर्समैन का मतलब होता है बोटमैन, ओर्समैन, और 5 ओर्समैन इस तरफ लगा रहे हैं गलती से, ठीक है, और हर ओर्समैन जो है वो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो पहले निकालते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए 95 ओर्समैन है और हर ओर्समैन कितना फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 19,000 न्यूटन। फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 5 ओर्समैन फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स तो सेम ही लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। ये कितना हो गया, 1000 न्यूटन। हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है इसको माइनस कर देंगे, इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है, तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है 19,000 न्यूटन, और इस तरफ कितना लग रहा है 1000 न्यूटन। तो नेट फोर्स हो गया 19,000 माइनस 1000, दैट इज 18,000 न्यूटन। ये आंसर होगा, सॉल्व। When a net force acts on an object, we observe that the object accelerate। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ये नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और वो एक्सेलरेट हो रही है। तो बताना पहला है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स with acceleration proportional to the force acting on the object। तो देखिए पहले आप फोर्स का फॉर्मूला समझ लीजिए, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एम होगा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन था व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट।
जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट हो रहा होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं, गलत है ये। सेकेंड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस यही गलत हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ ये पार्ट सही है, तो फिर हम इस पार्ट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। विथ एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं, एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन न्यूमरेटर में है और फोर्स भी न्यूमरेटर में है। जब दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है इसका मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो सही है, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। एक्सेलरेशन फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यस, यहाँ पे दोनों सही है। एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ए इक्वल टू एफ, ए न्यूमरेटर में है, एफ भी न्यूमरेटर में है, तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन आर गिवन इन फिगर 6.37। कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी और उसके ग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन, तो कह रहा है कि इनमें से किस पे नेट फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट ए में लगेगा, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट डी, ऑब्जेक्ट ए है। देखिए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी का। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है इस केस में। जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0। जब नेट फोर्स, हमें तो बताना है कि नेट फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे ये टाइम है, इस टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस टाइम में ऑब्जेक्ट यहीं पे है, इस टाइम में ऑब्जेक्ट यहीं पे है। मतलब कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बढ़ रही, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। ये भी गलत हो गया। थर्ड, अब देखिए, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पोजीशन भी बढ़ रही है। यहाँ पे टाइम था, ये टाइम था तो पोजीशन यहाँ पे था, टाइम यहाँ तो पोजीशन यहाँ, टाइम ये है तो पोजीशन ये हो गया। मतलब हम देख रहे हैं टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूव कर रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऑब्जेक्ट सी पे। ऑब्जेक्ट डी, यहाँ पे था ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि देखिए जब टाइम 0 था तो पोजीशन यहाँ पे था, टाइम जब यहाँ आया तो पोजीशन यहाँ हो गया, टाइम जब यहाँ आया तो पोजीशन यहीं पे, यहाँ, मतलब कि इस टाइम में पोजीशन 0 हो गया। मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब है तो कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 0 है, एक्सेलरेशन 0 मतलब इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट सी पे ही नेट फोर्स लग रहा है, बाकी किसी पे नहीं लग रहा है। अ सेलर जम्प्स आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर, एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड will the boat move if yes in which direction and why। देखिए, कह रहा है कि सेलर अगर बोट से कूदता है तो क्या बोट भी मूव करेगी, अगर मूव करेगी तो किस डायरेक्शन मूव करेगी। देखिए, जब सेलर जब जंप करता है तो इस बोट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये एक्शन फोर्स है। तो जब सेलर इस बोट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बोट क्या करेगा, इस सेलर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, विच इज़ कॉल्ड रिएक्शन। ये एक्शन है और इस एक्शन का ये रिएक्शन है, इसीलिए वो सेलर जो है वो आगे की ओर मूव कर सकता है। ये क्यों होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, देखेंगे। यस, द बोट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शोर बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट a landing mat or sand bed is placed for the athlete to fall upon as per the figure, explain the reason behind it। देखिए, जब हाई जंप इवेंट होता है तो नीचे में या तो एक गद्दा लगा दिया जाता है या फिर एक रेत का ढेर रहता है। तो कहता है क्यों लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट है। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। घबराना नहीं है, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा का मतलब सिर्फ चेंज होता है, डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। और ये जो डेल्टा टी है इसका मतलब है टाइम टेकन टू स्टॉप, कितना टाइम लगा है स्टॉप होने में, टाइम टेकन टू स्टॉप। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अगर आप यहाँ पे गद्दा ना लगाएं, यहाँ पे रेत का ढेर नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अगर कंक्रीट फ्लोर है तो क्या होगा, उसको टाइम जो है मतलब गिरने के समय जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा। क्योंकि गद्दे के केस में क्या होता है, जब ये एथलीट गिरता है तो वो गद्दे में धंस जाता है अंदर, तो जब धंसता है तो उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ से देखिए, अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी, और अगर टाइम ज़्यादा मिलेगा उसको तो फोर्स कम लगेगा। मेरा कहने का मतलब, जैसे मैं लेता हूँ 9/4 और 9/8। अब बताइए इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है। 9/4 बड़ा है, ठीक है। तो टाइम जब कम लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। तो इस टाइम को ही बढ़ाने के लिए मैट लगाया जाता है, लैंडिंग मैट या फिर सैंड बेड लगाया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे हम, अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड सो दैट द एथलीट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू रेस्ट आफ्टर लैंडिंग। मतलब गिरने के बाद उसको टाइम ज़्यादा मिले रेस्ट में आने के लिए। दिस इंक्रीज द स्टॉपिंग टाइम एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट फोर्सेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स का सेकेंड ऑफ लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Therefore, the chances of injury are greatly reduced। तो कंक्रीट वॉल रहेगा तो उसके तो पैर हाथ टूट जाएंगे, मर भी जाएगा वो, ठीक है। A hand cart loaded with vegetables collide with an identical but empty hand cart। कह रहा है कि दो ठेले हैं, एक ठेले पे वेजिटेबल भरा पड़ा है, दूसरा ठेला खाली है, ठीक है। दोनों की टक्कर हो जाती है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले समझते हैं जब टक्कर होती है तो क्या होता है। जब ये लोडेड कार्ट है जिसमें वेजिटेबल भरा पड़ा है और ये एम्प्टी कार्ट है जिसमें कुछ नहीं है, जब टक्कर होगी नहीं, जब कोलिजन होगी तो लोडेड कार्ट जो है इस पर एक फोर्स लगाएगा एफ फोर्स, जिसको कहते हैं एक्शन फोर्स, ठीक है। ये एम्प्टी कार्ट पे एफ फोर्स लगा रहा है, तो एज ए रिएक्शन एम्प्टी कार्ट भी इस लोडेड कार्ट पे सेम फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों लगाएगा, क्योंकि ऐसा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लोडेड कार्ड अगर इस पे एफ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो एम्प्टी कार्ड भी इस पे एफ फोर्स ही लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम आते हैं इस ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है, द लोडेड कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ड। तो कह रहा है कि जो लोडेड कार्ट है वो एम्प्टी कार्ड पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। दोनों का फोर्स सेम लगेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये इस पे एफ फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे एफ फोर्स लगा रहा है। सेकंड ऑप्शन है, द एम्प्टी कार्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर अमाउंट ऑन द लोडेड कार्ड। कह रहे हैं एम्प्टी कार्ड इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। नहीं, दोनों सेम फोर्स लगाएगा, तो ये भी गलत है। थर्ड, नीदर कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर। नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो ये भी गलत है। चौथा है, the loaded cart and the empty cart both exert an equal magnitude of force on each other। हाँ, दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है एफ है, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्यूरिंग अ कॉलिजन द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है। जो भारी है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो हल्का है वो कम फोर्स लगाएगा।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर 6.40। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन और मास के बीच में ग्राफ दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ ऑफ दिस केस, और इस आपको फोर्स और मास के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, हमें तो मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम फोर्स निकालेंगे। पहले हम आते हैं 1 सेकेंड में। अगर आप अपने ग्राफ को दिखेंगे तो आपका ग्राफ पॉइंट किया हुआ है कहाँ पे, 1 जब मास 1 kg है, जब मास 2 kg है, 2 kg पे कहाँ पे जा रहा है, ये 5 पे जा रहा है, और जब मास 4 kg है ये, और जब ये 5 पे है ये। तो ये 4 इस तरह से मार्क किए हुए हैं, तो हम इन्हीं 4 मास को लेंगे हम, ठीक है। देखिए जब मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम उसको लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या है, मास 1 kg है और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 1 इंटू 10, 10 न्यूटन। केस 2, अब लेंगे हम 2 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड के लिए मास 2 है तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लिखिए मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10 न्यूटन। केस 3, 4 पे लेंगे। मास कितना है, 4 kg, और एक्सेलरेशन है 2.5। फोर्स है मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकाल लीजिए, 4 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपका 10 आएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। केस 4, ये लास्ट केस है, जब मास 5 kg है, M5 मास 5 kg और 5 kg पे एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2.5 था, उसके जस्ट नीचे क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैं फोर्स यहाँ निकाल दे रहा हूँ, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 सॉरी, 5 मास 5 है, ये 2 है, दैट इज़ 10 न्यूटन। हमने क्या देखा, मास 1 kg, फोर्स क्या है 10 न्यूटन, मास 2 kg, फोर्स 10 न्यूटन, मास 4 kg, फोर्स 10 न्यूटन, मास 5 kg, फोर्स 10 न्यूटन। अब हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के लिए हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। इस तरफ मास है और इस तरफ फोर्स है, ठीक है। मास क्या क्या है, 1 kg, 2 kg, 4 kg और 5 kg है। तो डाल दीजिए यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, ठीक। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, सब में 10 न्यूटन। मैं मान लेता हूँ ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, ठीक है। पहला केस में क्या है, फोर्स मास 1 kg है और फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे में भी मास 2 kg था, फोर्स सेम था 10 न्यूटन। मास 4 kg, फोर्स सेम था 10 न्यूटन। मास 5 kg, फोर्स सेम था 10 न्यूटन। ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरफ मास है kg में और इस तरफ फोर्स है न्यूटन में। ये 5 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन था। यही करना था, सॉल्व हो गया।
The velocity time graph of an object of mass 10 kg moving along a straight line in shown in figure 6.41 कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसके मास 10 kg है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस ग्राफ, आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस ग्राफ। देखिए फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, मास और एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है जो कि है 10 kg। अब इस ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका जो ग्राफ का स्लोप होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिखिए स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे उसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो देखिए कितना चेंज हुआ है, 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, और 8 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो u 10 है, v 30 है, टाइम लगा है 8। तो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 30, u कितना है 10 और टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड। दैट इज़ 20/8, 4 से ये 2 टाइम में कैंसिल, ये 5 में कैंसिल, 5/2 है, 2 से ये 2.5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो निकला हमारा वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकाल लीजिए अब, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 kg, एक्सेलरेशन है 2.5, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 न्यूटन हो जाएगा। तो जो फोर्स निकालना था हमें उसका आंसर क्या आया, 25 न्यूटन। आज के वीडियो में इतना ही था। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।